नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सबसे हॉट सीट रही पूर्णिया के रुपौली में कल विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है और इसे लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। पूर्णिया कॉलेज से सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ बूथों की ओर भेजा जा रहा है। रुपौली में कल की वोटिंग के लिए कुल 321 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 120 बूथ को अति संवेदनशील माना गया है। सभी बूथों पर स्कैफ के जवानों की तैनाती की गई है और इस उपचुनाव में कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। Security 10 companies of CAPF have been requisitioned and they have already arrived, they have been deployed. वो लोगों का रूट मार्चेस और LRP शुरू हो गए हैं। फूड पेट्रोलिंग और मोबाइल पेट्रोलिंग भी जारी है और खास करके जो इलाका ट्रबल्ड है और जो भवानीपुर एरिया, यहाँ का there have been some cases which have been registered regarding the people participating in the election also. तो रुपौली की ये जंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हालांकि इस वक्त चाहे एनडीए हो या एनडीए हो, दोनों की तरफ से ताकत झोंकी गई है। ये सीट जेडीयू की हमेशा से परंपरागत सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस बार का ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प दोनों है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कालाधर और सामने उनके बीमा भारती, जो अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के टिकट पर जीतती रही हैं, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव से एन पहले उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया और लोकसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी के तौर पर नजर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से उपचुनाव में इस वक्त आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर वो शामिल हैं और हालांकि इस वक्त पप्पू यादव का समर्थन उन्हें मिलने के बाद वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आती हैं। इसको लेकर आप देख रहे हैं कि ये पूर्णिया कॉलेज में ईवीएम डिस्पैच की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जो आरओ हैं, निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस ऑब्जर्वर हैं, वो लोग मतदान कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से सभी मतदान कर्मी पुलिस फोर्स के साथ ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और अगर रुपौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह उपचुनाव कई मायनों में खास है। यहाँ इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें मुख्य मुकाबला राजद प्रत्याशी बीमा भारती, जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच बताया जा रहा है। कुल 3,13,645 मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। 321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 120 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। पुलिस प्रेक्षक ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सीएपीएफ की व्यवस्था की गई है। 10 कंपनी सीएपीएफ और 2 कंपनी लोकल पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, जो कि सभी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा सुपर जोन और जोनल और सेक्टर में बांटा गया है। सभी पे मजिस्ट्रेट और अधिकारी तैनात रहेंगे और मतदान स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान का दावा किया गया है। बहरहाल देखना है कि कल मतदान होना है और 13 तारीख को मतगणना है। रुपौली की जनता किसके सर पर जीत का सेहरा पहनाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो रुपौली में कल विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इससे लेकर प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, कल जनता की बारी है और राजनीतिक बयानबाजी इस बीच जरूर चल रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के बहाने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर भी राजनीतिक रूप से बीमा भारती को हलाल करने का आरोप लगा दिया। बीमा भारती जी अति पिछड़ा समुदाय के हैं। लोकसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव के 3 दिन चुनावी प्रचार के बावजूद 27,220 वोट नीचे से फर्स्ट कर गई। तो रोहिणी आचार्य के लिए माननीय लालू प्रसाद जी 22 दिन छपरा रहते हैं, तो बीमा भारती तो अति पिछड़ा समुदाय की थी, तो क्यों नहीं वहां 5 दिन रहे जाकर के। तो राजनैतिक रूप से हलाल कर दिया। अब लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया।
जिससे कि आप राजनीति में अति पिछड़ा समुदाय अपने औकात पर खड़ा हो जाए। अरे हम तो 5 टिकट दिए, वहां तो संभवतः 1 ही टिकट दिया, वो भी राजनीतिक रूप से हलाल कर दिया। तो पूर्णिया के भवानीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपौली विधानसभा चुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है, बिहार कब जीतेगा? बिहार में अपनी सरकार अगले बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया, और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है, ये 5 साल चलने वाला नहीं है। ये आप लिख कर ले लीजिए, इससे हम इंडिया की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाड़मेर बख्तियारपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने घनसूरपुर में गंगा चैनल के प्रस्तावित लिंक का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ जेटू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। सीएम ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया। नीतीश कुमार के पैतृक आवास के सामने वाली गली की सीढ़ी घाट पर गंगा घाट और पाथवे का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका भी जायजा लिया। पटना में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना में 2025 तक पहले चरण की मेट्रो सेवा की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया और इसे लेकर जोर शोर से काम भी जारी है। पटना मेट्रो को लेकर फंड की भी व्यवस्था की जा चुकी है। नितिन नवीन ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य है कि मलाही पकड़ी से ISBT स्टैंड तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाए। पटना मेट्रो के दूसरे शहरों में विस्तारीकरण को लेकर भी सरकार गंभीर है और भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, साथ ही साथ दरभंगा में भी मेट्रो दौड़ाने के लिए सरकार DPR बना रही है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जो मेट्रो का फर्स्ट फेज हम लोग चाह रहे हैं यथाशीघ्र शुरू हो जाए, जो मलाही पगड़ी से ISBT बस स्टैंड तक का जो है वो पोर्शन। लेकिन इसके कई अलग अलग फेज हैं, जैसे PC01 और PC02 को हम लोग फर्स्ट फेज में कंप्लीट करना चाह रहे हैं। उसके बाद PC03 है, फिर 4 है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रेच में इस काम को है। पटना मेट्रो को उसका विस्तारीकरण हम लोगों ने जो 20% स्टेट शेयर, 20% सेंट्रल शेयर दे के अब जायका से भी उसको 60% का फंडिंग हो रहा है। उसके माध्यम से भी कई चीज़ें हम लोग को तेज़ी आएंगी और जायका ने भी हम लोग को परमिशन दिया है। अब उसके द्वारा निविदा की प्रक्रिया चल रही है। तो एक बार जायका का फंडिंग हो जाने के बाद पूरे काम में तेज़ी आएगी और हमारा प्रयास है कि मेट्रो की जो बाकी फेज भी है वो भी तेज़ी से जनता के लिए सुलभ मिल जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ पटना के बाद ये मेट्रो का विस्तारीकरण और भी बगल के शहरों में हो, इसके लिए भी हम लोगों ने केंद्र को अपनी से DPR बना रहे हैं और DPR बनाने के बाद केंद्र को हम लोग उसको भेजेंगे, जिसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये 4 बड़े शहरों को हम लोगों ने लिया है और हमारा प्रयास है कि मेट्रो का पूरा नेटवर्किंग बने। तो बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री संतोष सिंह ने राहुल गांधी पर मणिपुर दौरे को लेकर हमला किया और कहा कि राहुल गांधी मणिपुर क्या इटली घूमकर चले आए। राहुल गांधी के पास बहुत खाली समय पड़ा हुआ है। मणिपुर में उनका क्या काम है? वो चाहते हैं कि देश टूट जाए और वो एक खास वर्ग के लिए काम करते हैं। अब क्या उनको दौरा के अलावा कुछ सोचता है? अब मणिपुर दौरा पे चल जाए, कोई इटली भी जाके घुमाए तो अच्छा रहेगा। खाली समय है, 24 तारीख से हाउस होने वाला है, कुछ और उल्टा पुल्टा बोलने के लिए कहीं जाके सीख लें। उनके पास और क्या, मणिपुर दौरा जाके क्या करेंगे वो? उनको तो देश तोड़ने की जो स्थिति है, वो तो हमेशा चाहते हैं खास वर्ग के लिए काम करने वाले लोग हैं। इनको कहीं दौरा औरा से कोई मतलब नहीं है। दौरा करते हैं तो करें, अच्छी बात है।
ओडिशा कैडर के रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा राजनीति में एंट्री मारने जा रहे हैं। जी हां, नालंदा के रहने वाले मनीष वर्मा नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं और वे जेडीयू से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मनीष वर्मा पटना के अलावा पूर्णिया के भी डीएम रह चुके हैं और वीआरएस लेने के बाद नीतीश कुमार के प्रमुख सलाहकार तक रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाने को लेकर विशेष तैयारी की गई है। मनीष वर्मा 2000 बैच के एक तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ओडिशा में 12 साल तक काम करने के बाद वे साल 2012 में 5 साल के लिए बिहार भी आए थे और इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर और पदों पर काम कर चुके हैं। तो बिहार में कई जिले और जिलों में बाढ़ जैसे हालात और इसीलिए सवाल ये कि बाढ़ के लिए सरकार कितनी तैयार है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हालात को आप समझ सकते हैं। तटबंधों पर लगातार दबाव बना हुआ है। गंडक का हालांकि जलस्तर थोड़ा घटा है और बगहा की ये तस्वीर पहले आप देख पा रहे होंगे। ठीक उसके बगल में गोपालगंज की तस्वीर, जहां पर बाढ़ के इस पानी ने किसानों की कमर जरूर तोड़कर रख दी है, क्योंकि सारी खेती और खलिहानी जो है वो पानी में डूब चुकी है। वहीं तीसरी तस्वीर दियारा की, जहां पर नाव ही जिंदगी को चलाने का एकमात्र साधन और जरिया है और बगहा से राहत की खबर जरूर, लेकिन इसके बाद अब कहीं राहत और कहीं आफत वाली तस्वीर साफ नजर आती है। पश्चिम चंपारण के कई क्षेत्रों में गंडक नदी का जलस्तर कमा है और पानी कम होने के बाद लोग अपने जरूरी कार्य के लिए नाव के सहारे अब आवाजाही कर रहे हैं। गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद इलाके में हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखते हैं। इलाके में सरकारी नाव की सुविधा नहीं है और नहीं होने की वजह से लोगों के बीच नाराजगी जरूर दिखती है। दियारा इलाके का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। गंडक बराज से डिस्चार्ज में कमी होने के बाद लगातार निचले इलाकों में पानी उतर रहा है और जो जलस्तर बढ़कर 4,40,000 क्यूसेक होने के बाद कई इलाकों में पानी जो घुस गया था वो लगातार धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और गंडक नदी लगातार शांत हो रही है और पुराने अपनी स्थिति में जा रही है और जनजीवन भी इसके साथ ही सामान्य होने लगा है। अब तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा के कई इलाकों में गंडक नदी का पानी तेजी से नीचे उतर रहा है, तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो गंडक उफना कर कई इलाकों तक चली गई थी वे अब लगातार पीछे निकल रही है और सामान्य तौर पर जब जलस्तर में वृद्धि के बाद तमाम इलाकों में जाने के लिए जो नाव होते हैं उन नाव का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है और कई नाव भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो बिल्कुल उन नावों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है और फिर से गंडक नदी में नाव के सहारे लोग अपने जीवन यापन या खेती के लिए दियारा के इलाके में भी अब जा रहे हैं। गंडक नदी का जल स्तर बड़े पैमाने पर था, लेकिन अभी वर्तमान में उतना ही तेजी से पानी जमीन की तरफ आ रहा है, डाउन हो रहा है। अभी लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। जितना नुकसान वगैरह हुआ था खेती से लेकर के नाव से लेकर के अभी लोग ठीक है। ठीक है जी सर। बाढ़ से तो मुक्ति मिल गई, क्या काम में मुक्ति मिला, परेशानी बा। हाँ, आने जाने के लिए नाव के लिए बहुत परेशानी बा। अब नाव चले लगल तब कहाँ नाव चलता, ज्यादा दूध ही मिल जाता, जरूरी काम से लोग परेशानी बटले बाप एकदम। यहाँ लोग कहता है विधायक है, एमपी है, बोलो हम नाव देंगे, देंगे, सरकारी नाव नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो आप लोग जो नाव चलाते हैं प्राइवेट अपना नाव पैसा देकर चलाते हैं, पैसा देकर चलाते हैं जी। दियारा के तमाम निचले इलाके हैं जहां गंडक नदी का पानी फैल गया था वे अब धीरे धीरे उतर रहा है और जनजीवन सामान्य होने लगा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। तो वहीं दानापुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पीपा पुल खुल जाने की वजह से दियारा वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। 6 पंचायत में रहने वाले लोगों के लिए कोई अब साधन नहीं रहा। लोग नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं और तस्वीर देख लीजिए। बढ़ते जलस्तर के बीच लोग ओवरलोडेड नाव में सफर करने को विवश है और सिर्फ लोग ही क्यों, पुलिस वाले भी इसी नाव के सहारे पेट्रोलिंग करने के लिए विवश हैं। उनकी गाड़ी भी इसी नाव पर सवार होती है। जान हथेली पर रखकर लोग सफर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खर्च भी ज्यादा बढ़ गया है अब उनका, और ऐसे में लोगों की ये मांग है कि अगर सरकार इस इलाके में पक्के पुल का निर्माण करा देती
तो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाती। दिन रात आने जाने में उन्हें आवाजाही के लिए सुविधा पुल का अब एक आसरा बचा हुआ। अभी तो रोज नाव पर चढ़ के जाते हैं हम लोग, पैसा नहीं रहता है तो वो नहीं रहते हैं। डूबने उबने का भी डर रहता है। हाँ, तब पर भी जाते हैं और आते हैं। क्या कीजिएगा, उतने काम लगता है तो आने पड़ता है, जाने पड़ता है। कटिहार हसनगंज भसनाधार के पास रेन कट से लोग परेशान हैं। सड़क के किनारे हो रहे कटाव से ग्रामीणों की परेशानी सबसे ज्यादा बनी हुई है। देखिए, इसे लेकर नाराजगी सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष और सभी तबके के लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो इस इलाके के ग्रामीण हैं और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कटाव की मरम्मत नहीं होने से लोगों को हमेशा से आवाजाही रुकने का, बंद होने का खतरा जो है बना रहता है। पानी के बहाव की वजह से सड़क के किनारे कटाव बहुत तेजी से हो रहा है और फिलहाल ग्रामीणों ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की है। हसनगंज से भासना वाला रोड बीच के आसपास रोड कटाव पूरा गड्ढा हो गया रोड का बगल में, पानी के निकासी के कारण। इसका कोई मरम्मत हो, गार्डरवाल हो, चाहे बोरा ईटा गिट्टी पत्थर डाल के इसका रोका जाए। तो क्या समस्या बनी हुई है? समस्या की रोड पूरा खतरा हो गया है, कहीं भी आंदोलनी मामला हो सकता है, गाड़ी घोड़ा अगर आ जाए कहीं गिर जाए। बिहार जाने वाले भसना होके रोड में ये 1 नंबर वार्ड पड़ते हैं, ये कटे जा रहे हैं, पूरे मिट्टी कट के नदी में भसना में जा रहे हैं। ये पूरे जो अगर ट्रक आ गए, बस आ गए, ये पूरा जब रोड भसना में धंस के घटना कभी भी कोई चीज का घटना हो सकता है कि पूरा मतलब कि देख लीजिए कितना खतरनाक चीज हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं इसमें जो बोरा पत्थर ये सब जो है दे के इसको बंद करना मांग कर रहे हैं, कटाव को रोकने के लिए। कटाव को रोकने के लिए। मुंगेर के तारापुर प्रखंड क्षेत्र के बिलहरनी नदी का डायवर्जन टूटने से लोगों को अब आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि 2 दिन पहले हुई बारिश से पुल के बगल में बन रहा डायवर्जन पानी में बह चुका है। अब कई गांव का संपर्क टूट चुका है। नाराज लोगों ने पुल निर्माण करने वाली एजेंसी पर डायवर्जन में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया और अपनी परेशानी बताते हुए जल्द से जल्द पुल निर्माण की अपील की। क्या हुआ क्या है? ये पुल बन रहा था। अच्छा, फिर पुल अभी तक नहीं बना, बोला कि 3-4 महीना में क्लियर कर देंगे। तो डायवर्सन बनाया क्या था आप लोग? डायवर्सन बना तो पानी ऊपर चलता है, पानी से तोड़ दिया, बह गया, पानी टूट गया ना। कब बहा डायवर्सन? 4 दिन से पानी चल रहा है। हाँ, तो आने जाने में कैसे लोग आते जाते? आने जाने आदमी नहीं पार हो रहा है। आने जाने में इतना स्थिति अभी गंभीर हो गया। अभी जो बारिश हुई थी, वो जो ठेकेदार था, उन्होंने जो डायवर्सन बनाए थे, उनको पहले सोचना चाहिए कि डायवर्सन जो बनती इस नदी में, तो डायवर्सन में सबसे पहले होम पाइप या जो होता है बम्मा टाइप का, वैसा मतलब 5-6 पुल देना चाहिए। लेकिन वो ठेकेदार दिया नहीं, जिसके कारण से जो बारिश हुई थी शनिवार शुक्रवार को, इतना पानी आया कि वो डायवर्सन को पूरे मतलब लेके बह गया। और आज बीमार पड़ जाए कोई उस गांव में, तो लोग को बीमार पड़ जाए तो कोई भी लोग उस गांव से ये गांव तारापुर आने में आ नहीं सकता है, जब तक कि वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे से नहीं गुजरेंगे। तो खबर सहरसा से, जहां एक शख्स बीच सड़क पर गड्ढे के पानी में नहाने लगा और इस युवक का कारनामा देख हर कोई हैरान रह गया। बीच रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चूंकि ये शख्स जानबूझकर ऐसा कर रहा था, लिहाजा किसी ने कुछ कहा नहीं। बताया जा रहा है कि इस शख्स का नाम गोलू कुमार है, जो खुद को कंटेंट क्रिएटर बता रहा है। सड़क पर बने गड्ढे के पानी में वीडियो शूट करते हुए युवक ने कहा कि कौन कहता है कि सहरसा में स्विमिंग पूल ही नहीं है, पूरा सहरसा ही देखिए स्विमिंग पूल बना हुआ है। और युवक की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई। दरअसल सहरसा में बाईपास सड़क के लक्ष्मनिया रोड पर कई बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ जाएंगे। बारिश होने के बाद इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, आने जाने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, हादसे की आशंका बनी रहती है। नगर निगम और जिला प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए इस युवक ने बीच सड़क पर ही ये कारनामा कर दिया। हालांकि इस दौरान लगभग 1 घंटे तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। आज साथ जो है अगर कुछ गलत होते देखते हैं ना, उसके प्रति भी हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हम लोग शूट करने आए थे, लेकिन 2-4 मेरे सामने गिरा है,
अब वीडियो बनाते बनाते हम भी खुद गिरे हैं इसमें। यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है पानी में, आपको दिख रहा होगा, यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है पानी में। और ऐसे ही जो है ऊपर नीचे जो है ना, ये जो पुला की तरह बना हुआ है, इसी के प्रति सोचे दिखाए, थोड़ा सा लोगों को सामने लाए। शेखपुरा में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल संसाधन विभाग ने नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों के साथ जोड़कर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाएगा। सांसद विवेक ठाकुर ने सक्रिय जलाशय योजना को पुनर्जीवित करने का भरोसा दिलाया है और इस अभियान के जरिए सिंचाई के लिए परेशान किसानों को राहत मिलेगी। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। सरकार के निर्देश पर शेखपुरा जिला जल संसाधन विभाग ने भी नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। शेखपुरा जिले में हम बता दें आपको कि 6 बड़ी नदियां हैं, जिस नदियां को जोड़ देना है, जोड़ने का एक अभियान चलाया गया है ताकि 12 महीनों तक किसानों को पानी मिल सके, सिंचाई व्यवस्था मजबूत हो सके। शेखपुरा का टाटी नदी, कुरहारी नदी, हरुहर नदी, सकरी नदी सहित कई 6 नदियां हैं जिसको लिंकेज नहीं रहने के कारण पानी बरसात का नहीं आ पाता है और फिर नदियों में पानी सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। इस बार राज्य सरकार ने ये तय किया है कि जो भी नदियां हैं उस नदी को एक दूसरे से लिंक करा देना है और साथ ही साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि जो नदी में गाद की सफाई नहीं है उस गाद की सफाई करके नदी जोड़ो अभियान को पूर्ण कर लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे किसान जो है परेशानी में डूबा हुआ है। जैसे आप देख लीजिए कोडिहारी नदी है, टाटी नदी है, इस तरह के ज़िला में कई एक सारी नदियां हैं। अगर सभी नदियों को जोड़ दिया जाए तो हम समझते हैं किसानों को आधा परेशानी तो ज़रूर दूर हो जाए। का जो है जो इतना दिन का एक बहुत भावनात्मक विषय है और किसान का ये लाइफलाइन है पूरे इस क्षेत्र का। मुश्किलें बहुत हैं उसमें क्योंकि 2 राज्य हो गए, लेकिन फिर भी जो जल संसाधन विभाग के जितने भी थे लोग, उन लोगों को और जिलाधिकारी शेखपुरा और जिलाधिकारी नवादा, इन दोनों के साथ मिलकर एक विस्तृत प्रपोजल बनाना है, जिस संबंध में मेरी भारत के कैबिनेट सचिव से बात हुई है और फिर मुझे आने वाले 25 से 28 के बीच में एक रिपोर्ट आ जाएगा मैप के साथ, उसको मैं फिर पेश करूंगा कैबिनेट सचिव और वहां से दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को उनके द्वारा पता चल जाएगा। ये पहले सकारात्मक पहल है। अगर ये धरातल पर ये कार्य शुरू होता है निश्चित रूप से किसानों को कभी भारी राहत वाली खबर होगी। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। रुपौली उपचुनाव के लिए ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। कल 321 बूथ पर डाले जाएंगे वोट। जेडीयू के कलाधर मंडल और आरजेडी की बीमा भारती के बीच मुकाबला। पटना में जल्द दौड़ने लगेगी मेट्रो। 2025 तक पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य। दूसरे शहरों में होगा पटना मेट्रो का विस्तार। बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा रिवर फ्रंट योजना का किया निरीक्षण। कई विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। दानापुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई परेशानी। पीपा पुल खुलने के बाद आने जाने के रास्ते हुए बंद। नाव पर जीप लादकर गश्ती को पुलिस वाले भी मजबूर। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा रूस मतलब भारत के सुख दुख का साथी। दोनों देशों के बीच अनोखा रिश्ता। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील।